हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में बात करेंगे। आज हम 4 जनवरी के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। गाइस, हमारे नोट्स अगर आप लेना चाहें, बेस्ट नोट्स हैं। आपको एग्जाम में सिलेक्शन चाहिए, एनसीईआरटी का 11th का, आपका 11th-12th में जो सामान्य प्रबंधन है, बिजनेस स्टडीज़ के नाम से है, उसमें आप इसको पढ़ सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं और उसका रिवीजन करना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट ई बुक होगी आपके लिए और इससे आप पढ़ के काफ़ी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारा करंट अफेयर भी अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। इसके अलावा 2500 प्लस एमसीक्यूज भी आप ले सकते हैं। करंट अफेयर हमारा मंथली भी अवेलेबल है, लेकिन अभी अगस्त तक है। बाकी पे मैं काम कर रहा हूँ, 15 जनवरी के पहले आपको दे दूंगा। ठीक है, 15 जनवरी तक साल 2020 का पूरा करंट अफेयर आपको मिल जाएगा आपके एग्जाम से पहले। मध्य प्रदेश करंट आउटलुक 6 मंथ का एडिशन भी अवेलेबल है, ये भी आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं आप मुझे। इसके अलावा ये कुछ साइंस के भी नोट्स हैं, ये भी आप ले सकते हैं। पहला प्रश्न हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश में बांस उगाने वाले किसानों की आय बढ़ाने के लिए बांस उत्पादों की कितनी उत्पादन इकाइयां मंजूर हुई हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में जो बांस उगाने वाले किसान हैं उनकी आय बढ़ाना इसका उद्देश्य है और इसके लिए टोटल 9 उत्पादन इकाइयां भी हाल ही में सरकार के द्वारा मंजूर करी गई हैं। ठीक है, इनमें करीब 1 करोड़ 22 लाख रुपए से ज्यादा का अनुदान जो है वो जारी किया गया है। ठीक है, और इस वर्ष प्रदेश में 32 आधारित इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य भी रखा गया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये वर्ष 2021 की यहाँ पर बात करी जा रही है कि कुल लक्ष्य कितना है। कुल लक्ष्य है 32 इकाइयों को और स्थापित करने का। मध्य प्रदेश देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां बांस उत्पादकों की जो उत्पादन इकाइयां हैं उनका कार्य प्रारंभ किया गया है। राज्य बांस मिशन के जो सीईओ हैं और प्रधान मुख्य वन संरक्षक हैं डॉक्टर अभय कुमार पाटिल। ठीक है, इनका नाम भी आप याद रख लीजिए कि राज्य बांस मिशन के सीईओ आपके ये हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इन्होंने भी हाल में बताया कि किसानों की आय दुगनी करने और पर्यावरण सुधार के लिए मिशन द्वारा कृषकों की भूमि पर लक्ष्य के अनुरूप पिछले वर्षों में 15 लाख से अधिक बांस के पौधे जो है वो रोपित किए गए हैं, जबकि केवल 2020 में 3500 हेक्टेयर निजी क्षेत्र में बांस रोपण करवाया गया है। यानी 2020 का पूरा ये जो है कि करीब 3500 हेक्टेयर की जो भूमि है, निजी भूमि है, उस पर बांस रोपण जो है वो करवाया गया है। देखिए, यहाँ पर बांस से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक चीज़ आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं राज्य बांस मिशन का। इसी प्रकार से राष्ट्रीय बांस मिशन जो है उसकी जो भी योजनाएं होती हैं उन योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए मध्य प्रदेश में वर्ष 2013 में, ठीक है, मध्य प्रदेश में वर्ष 2013 में इस मिशन जो है मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन जो है उसका गठन किया गया था। ठीक है, 3 जुलाई 2013 को। ठीक है, ध्यान रखिए, 3 जुलाई 2013 को मध्य प्रदेश राज्य बांस मिशन यानी कि मध्य प्रदेश स्टेट बैम्बू मिशन, इसका गठन किया गया था। यानी कि जो राष्ट्रीय स्तर की जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन करने के लिए। देखिए, यहाँ पे वनों की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम बांस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ आपके लिए जानना जरूरी है कि वन जो है उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स मैं आपको भी बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए, पहली चीज़ तो आप ये जान लो, राज्य वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, यानी कि स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, SFRI। ठीक है, ध्यान रखिए, राज्य वन अनुसंधान संस्थान, स्टेट फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है आपका जबलपुर में। ध्यान रखिए, ये है आपका जबलपुर में। स्थापना कब हुई है इसकी? 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। ये ऐसे ही आपका एक और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसकी स्थापना 1988 में करी गई थी। ठीक है, क्या है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये आपका कहां पर है? ये भी आपका जबलपुर में ही है। ठीक है, कब? 88 में इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, तो ये 2 चीजें बिल्कुल ध्यान रख लीजिए। इसके अलावा राष्ट्रीय वन अनुसंधान का जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो भी आपका कहां पर है? यहीं पर है, जबलपुर में ही। ठीक है, इसके अलावा उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र जो है वो कहां पर है? वो भी आपका जबलपुर में ही है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। एक और चीज अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश में आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश में IIFM है। ठीक है, IIFM क्या है आपका? IIFM है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट
मैनेजमेंट, इसकी स्थापना कब करी गई थी मध्य प्रदेश में? इसकी स्थापना 1982 में करी गई थी। कहां पर है? ये है आपका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर 10 शिफ्ट में एग्जाम अगर हो रहा है आपका, मतलब शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, 10 एग्जाम हुए, तो उसमें एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको रट लो। IIFM कहां पर है? आपका IIFM भोपाल में है। और इसकी स्थापना कब है, कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 1982 में। मध्य प्रदेश का प्रथम फॉरेस्ट कॉलेज कौन सा था? मध्य प्रदेश का जो प्रथम फॉरेस्ट कॉलेज है वो बालाघाट में स्थापित हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश का प्रथम फॉरेस्ट कॉलेज बालाघाट में स्थापित हुआ था। इसके बाद बालाघाट के बगल में, कहाँ है मैप में? बालाघाट की थोड़ी से बगल में क्या है? बैतूल। बैतूल में मध्य प्रदेश का दूसरा फॉरेस्ट कॉलेज स्थापित किया गया था। पहला स्थापित किया गया था 1979 में और दूसरा स्थापित किया गया था 1980 में, यानी कि एक साल बाद। मध्य प्रदेश का प्रथम वन स्कूल कहां पर है? मध्य प्रदेश का जो प्रथम वन स्कूल है वो है आपका शिवपुरी में। ये भी आप ध्यान रख लो, इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है, ध्यान रखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, IFRHRD, ये कहां पर है आपका? ये है आपका छिंदवाड़ा में। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये है आपका छिंदवाड़ा। 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें जो हैं आपको इसके अंदर याद रखनी होंगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराई है? तो जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये हैं गोविंद सिंह राजपूत और ये हैं आपके तुलसीराम सिलावट। इन दोनों लोगों को अभी हाल ही में शपथ ग्रहण करवाई गई है। उपचुनाव में दोनों लोग विजयी हो गए थे, तो इनको फिर से मंत्री पद अब दिया जाएगा। अभी शपथ ग्रहण इनका हुआ है, अब इनको मंत्री पद दिया जाएगा। नव नियुक्त मंत्री, ठीक है, उपचुनाव में जीते हैं तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत। मंत्रिमंडल विस्तार शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन राजभवन के सांदीपनि सभागार में 3 जनवरी को हुआ था। ठीक है, 3 जनवरी को इन्होंने शपथ, यानी कि कल इन्होंने शपथ लिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उपस्थित थे और जो संचालन है शपथ ग्रहण समारोह का, उसका जो संचालन है वो मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस के द्वारा किया गया है। चलिए कमेंट करके बताइए कि जो इकबाल सिंह बैस है वो मध्य प्रदेश के किस क्रम के, ठीक है, किस क्रम के मुख्य सचिव हैं, ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है हमारा, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5 नए साल के सूत्र बताए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इनमें से एक है सुशासन, महिलाओं का सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, केंद्र में किसान और गरीबों का कल्याण। ये 5 सूत्र उन्होंने बताए हैं जिस पर वो इस बार चलने वाले हैं, वर्ष 2021 में चलने वाले। ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में जानना जरूरी है। सुशासन का मतलब होता है जनता के काम बिना परेशानी के निश्चित सीमा में किए जाए, वह भी बिना लेन देन के। ठीक है, इसके लिए टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो। राजस्व विभाग ने इस दिशा में कई फैसले लिए हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण की बात करें तो आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और सुरक्षा की दृष्टि से उनको ताकतवर बनाना। माँ, बहन और बेटी सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करें, उनके सम्मान की तरफ कोई आंख उठाकर ना देख पाए, ये महिलाओं का सशक्तिकरण है। महिलाओं का सशक्तिकरण केवल ये नहीं है, उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, उनको सामाजिक रूप से बनाना। सामाजिक रूप से काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं, पहले इतने चेंजेस नहीं थे, लेकिन अभी सामाजिक दृष्टि से बहुत चेंजेस हैं। ये सारी चीज़ें एक साथ चलती हैं। देखिए, अगर उनको आप शिक्षा दो तो वो सामाजिक रूप से अपने आप मजबूत होती हैं। अगर सामाजिक रूप से शिक्षा और समाज के साथ वो आर्थिक रूप से महिलाएं अपने आप मजबूत होती हैं। बाकी सुरक्षा तो एक फैक्ट ऐसा है ही जो उनके साथ हमेशा होना चाहिए। ये आपकी मानसिकता भी ऐसी होना बहुत जरूरी है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात करें तो रोजगार उपलब्ध कराना इसके अंतर्गत पहली प्राथमिकता है। अफसर सरकारी नौकरियों के अलावा रोजगार के अन्य विकल्पों पर भी काम करें। मंत्री अपने अपने विभाग के अंतर्गत इस दिशा में योजनाएं तैयार करें। देखिए, शिवराज सरकार के आने के बाद रोजगार तो आए हैं। आज मैं एक छत्तीसगढ़ की न्यूज़ देख रहा था अभी सुबह से, वहाँ पे सेम सिचुएशन है जो यहाँ पे अभी कमलनाथ की सरकार में मध्य प्रदेश में थी, यानी कि नो वैकेंसीज। ठीक है, यानी पूरा उनका जो व्यापम है छत्तीसगढ़ का वो पूरी तरीके से 0 ईयर घोषित हुआ। तो कम से कम यहाँ पे शिवराज सरकार आने के बाद से रोजगार तो थोड़ा बहुत जितना भी आया उपलब्ध हुआ है, आप पढ़ रहे हो। केंद्र में किसान की बात करें तो वर्ष 2020 में विभिन्न योजनाओं के तहत केवल किसान के खातों में 82,000 करोड़ रुपए ही ट्रांसफर किए गए हैं। अब किसानों को ये दुगना करने का फोकस है, यानी कि फसल की लागत कम करना है और मुनाफा ज्यादा करना है। इस कॉन्सेप्ट पे काम किया जाएगा। गरीबों के कल्याण की बात करें तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकारी खजानों पर सबसे पहला गरीबों का है। सरकारी योजनाओं का लाभ हर गरीब तक पहुंचे, इस संकल्प के साथ काम करना है। गरीबों का कल्याण सरकार की प्राथमिकता है। तो ये 5 सूत्र उन्होंने बताए हैं, ये आपको जानना जरूरी है।
अगला प्रश्न है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश का शहर है इंदौर, जहां पर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जाना है। और इसके लीग मैच जो हैं, इस टूर्नामेंट के जो लीग मैच हैं वो एक्चुअल में यहाँ पर आयोजित होंगे, जो 10 जनवरी से शुरू होंगे और 19 जनवरी तक ये खेले जाएंगे। इंदौर में कुल 15 मैच होंगे। मध्य प्रदेश जो है इसमें गोवा, विदर्भ, राजस्थान, सर्विसेज और सौराष्ट्र की टीमों के साथ ग्रुप डी में शामिल किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की जो रणजी टीम है उसके कोच कौन है? उसके कोच हैं चंद्रकांत पंडित। ठीक है, ध्यान रखिए, चंद्रकांत पंडित हैं इसके कोच। और चंद्रकांत पंडित की अगर हम बात करें तो ये मध्य प्रदेश रणजी टीम के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। ठीक है, और जो जूनियर भारतीय क्रिकेट टीम है उनका मतलब उनके चयनकर्ता भी, उनका चयन भी ये करते थे। ठीक है, इससे पहले ये विदर्भ के भी जो कोच हैं रणजी टीम के वो रहे हैं। और चंद्रकांत पंडित की कप्तानी में वर्ष 1998-99 में मध्य प्रदेश जो है वो रणजी का जो टूर्नामेंट होता है उसके अंदर रनर अप बना था, यानी उप विजेता बना था मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, ये प्रश्न भी एग्जाम में आपका एक किसी कांस्टेबल या किसी के एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि मध्य प्रदेश रणजी टीम में उप विजेता किस साल बना था। ठीक है, तो इस तरीके का प्रश्न एग्जाम पूछा। उनका जन्म जो है वो मुंबई में हुआ था। सैयद मुश्ताक अली एक भारतीय खिलाड़ी के रूप में पहली बार विदेशी धरती पर टेस्ट शतक इन्होंने मतलब लगाया था, और ये लगाया था इन्होंने वर्ष 1936 में। ठीक है, ध्यान रखिए, 1936 में पहली बार मतलब विदेशी धरती पर शतक लगाने वाले पहले भारतीय ये थे। ठीक है, इन्होंने 1948 में क्रिकेट से संन्यास ले लिया था और 1964 में इनको पद्मश्री सम्मान से भी भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिए। मध्य प्रदेश के जो इनको मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब का आजीवन सदस्य भी बनाया गया था। 91 ईयर्स ओल्ड जब थे तो इनकी मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी। ठीक है, इसके अलावा कुछ और क्रिकेट खिलाड़ियों की अगर हम बात करें तो देखिए, नरेंद्र हरवानी का नाम आपने सुना होगा। हालांकि ये उत्तर प्रदेश के थे लेकिन मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम के प्रमुख ये गेंदबाज थे। ठीक है, और इन्होंने जो 1987, नरेंद्र हरवानी की मैं बात कर रहा हूँ, 1987-1988 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ इन्होंने पहला जो टेस्ट क्रिकेट मैच था उसकी दोनों पारियों में 16 विकेट लेके विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था। इसके अलावा मंसूर अली खां पटौदी के बारे में तो आप जानते हैं, जो आपके सैफ अली खां उनके पिताजी हैं ये, और इनका जन्म भोपाल में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिए, इनका जन्म जो है वो भोपाल में हुआ था। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान थे और इनको टाइगर पटौदी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, टाइगर पटौदी के नाम से इनको जाना जाता था। इसके अलावा राहुल द्रविड़ का जन्म जो है वो आपका इंदौर में हुआ था। ठीक है, इनके बारे में आप जानते हैं। ईश्वर पांडे जो हैं, इनका रीवा जिले में जन्म हुआ था। ये प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी। संध्या अग्रवाल, इंदौर में इनका जन्म हुआ था और ये 1984 से लेकर 1995 तक भारतीय महिला क्रिकेट टीम का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, इसके अलावा नमन ओझा, ये एक फेमस क्रिकेट खिलाड़ी हैं। नमन ओझा विकेट कीपर हैं एक्चुअल में, और उज्जैन में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो इतने सारे क्रिकेट खिलाड़ी जो हैं इनके बारे में आपको जानना जरूरी है। सीके नायडू, जलज सक्सेना, अशोक जगदाले, विजय नायडू, संध्या जैन, श्वेता मिश्रा, सोनू गोलकर, ये बहुत सारे मतलब ऐसे खिलाड़ी हैं। चंद्रशेखर सरवटे, ठीक है, इन्हीं के नाम पर स्टेडियम एक बनाया गया है। तो ये इतने सारे क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। अगला प्रश्न, हाल ही में उपचुनाव में हारने के बाद किसका इस्तीफा मंजूर किया गया है? तो देखिए, इस्तीफा जो है अभी हाल ही में मंजूर किया है उपरोक्त दोनों, यानी कि गिरिराज दंडौतिया और इमरती देवी। महिला बाल विकास मंत्री थी इमरती देवी, इनका अभी हाल ही में इस्तीफा मंजूर हुआ है। हालांकि उपचुनाव में 3 नेता हारे थे, जिनमें एक इमरती देवी थी, एक गिरिराज दंडौतिया थे और एक ऐंदल सिंह कंषाना थे। ये तीनों लोग उपचुनाव में हार गए थे। इनमें जो कंषाना थे, इन्होंने तो चुनाव होने के 48 घंटे बाद ही मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, जबकि दंडौतिया ने 9 दिन और इमरती देवी ने 24 नवंबर को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि ऐंदल सिंह कंषाना का जो इस्तीफा है वो तुरंत मंजूर कर लिया गया था 27 नवंबर को। ठीक है, लेकिन जो ये दोनों मंत्री थे सिंधिया समर्थक, तो इनके फिर से मंत्री बनाए जाने पर विचार चल रहा था, इसलिए इनके इस्तीफे पर कोई निर्णय नहीं लिया गया था, इसलिए इनका इस्तीफा अभी हाल में मंजूर हुआ है। ठीक है, और उपचुनाव होने के बाद दोनों नेताओं का मंत्री पद से इस्तीफा 6 माह का कार्यकाल पूरा होने के बाद स्वीकार किया गया है, यानी 6 माह तक ही वो
मंत्री पद पर रह सकते हैं। उन्हें किसी न किसी उपचुनाव में जीतना होता है। अगर वो उपचुनाव में नहीं जीतते हैं तो उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ये इस तरीके का इंडियन पॉलिटी में आपने पढ़ा भी होगा। तो गाइस ये पूरा था हमारा आज का वीडियो अगर अच्छा लगा है, पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कर दिया करें, वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करें, कमेंट किया करें। थैंक यू वेरी मच।